कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। अभिराज रूम से बाहर आकर अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने इंटरकॉम से अपने सेक्रेटरी को जूस लाने के लिए बोलता है। विहान और वंश भी वहीं सोफे पर बैठे थे। फिर अभिराज ने विहान से पूछा, कहाँ है वो? तो विहान ने एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, उसी कमरे में है। अभिराज ने गुस्से से कहा, कौन है ये? इसकी पूरी कुंडली निकाल, इसका तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि इसके साथ पुश्ते भी पनाह मांगेगी। विहान ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में कि ये है कौन। फिर अभिराज ने कुछ सोचकर कहा, थोड़ा रुक, अभी चलेंगे इससे मिलने। अभी जरा मैं आवन्य को पहले जूस दे दूं, फिर मिलता हूँ उससे। विहान ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद अभिराज का सेक्रेटरी जूस लेकर आ जाता है। अभिराज जूस लेकर अंदर कमरे में गया और उसने आवन्य को जूस दे दिया। फिर उसने आवन्य से कहा, तुम ये जूस पीकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। आवन्य अब काफी रिलैक्स थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया और अभिराज उस कमरे से बाहर आकर विहान और वंश के साथ दूसरे कमरे में जाता है। वहां पर एक चेयर पर सौरभ बंधा हुआ था, उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। अभिराज ने उस चेयर पर अपना पैर रखा और झुककर उसके मुंह के पास आकर बोला, आवन्य के साथ बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? फिर उसने अपना पैर उसके हाथ पर रखा और उसके हाथ को अपने पैर से मसलता हुआ बोला, इसी हाथ से छुआ था ना तूने? सौरभ की चीख निकलती है, पर मुंह पर पट्टी बंधे होने की वजह से उसकी चीख बाहर नहीं निकल पाती। अभिराज उसके हाथ से अपना पैर हटा लेता है। फिर सौरभ के पीछे खड़े अपने दो आदमियों को इशारा करता है तो वे सौरभ की पिटाई करने लगे। उन दोनों ने मारते मारते उसे अधमरा कर दिया। फिर अभिराज ने उन आदमियों को वहां से जाने का इशारा किया। वो दोनों आदमी उस कमरे से चले गए। अब बस कमरे में अभिराज, विहान, वंश और सौरभ रह गए। फिर अभिराज ने विहान और वंश को कहा, मैं अभी आता हूँ, और कहकर उस कमरे से बाहर चला गया। फिर वह आवन्य के पास आया। आवन्या लेटी हुई थी। अभिराज को देखकर वह बैठ गई। अभिराज उसके पास बैठ गया। फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, आवन्या, सौरभ ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है ना? आवन्या ने हाँ में सिर हिलाया। तो अभिराज बोला, सच सच बताना, अगर तुम्हारे सामने वो आ जाए और तुम्हें मौका मिले उसे सबक सिखाने का, ताकि वो फिर कभी किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे, तो तुम उसके साथ क्या करोगी? उसे कैसे सजा दोगी? आवन्या कुछ नहीं बोली, बस अभिराज को देख रही थी। फिर अभिराज उसकी आंखों में देखकर दोबारा बोला, डरो मत आवी, हर लड़की को थोड़ा हिम्मत वाला होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर से सारा डर निकल जाए। आओ मेरे साथ। अभिराज आवन्य का हाथ पकड़कर उस रूम से बाहर लाया और उसे उसी रूम में ले गया जिसमें सौरभ को चेयर पर बांधकर बिठा रखा था। अभिराज ने आवन्य को सौरभ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सौरभ को देखकर वह फिर से डरने लगी। उसने अभिराज का हाथ जोर से पकड़ लिया। अभिराज बोला, डरो मत आवन्या, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको तुम्हें जो सजा देनी हो दे सकती हो। याद करो, इसने तुम्हें बहुत रुलाया है ना, तो अब तुम्हारी बारी है अपना हिसाब पूरा करने की। तुम इसको कैसे मारना पसंद करोगी, डंडे से या चप्पल से? आवन्या अभिराज की तरफ देखने लगी तो अभिराज ने कहा, चलो शाबाश, आज भी बदतमीजी की है ना इसने तुम्हारे साथ, तो चलो आज और अभी इससे अपना हिसाब पूरा करो। अभिराज के हिम्मत देने पर आवन्य ने अपने पैर से सैंडल निकाली और सौरभ के मुंह पर सैंडल खींचकर मारी। तो अभिराज बोला, ये क्या था? इससे तो चींटी भी नहीं मरेगी। अभी जूस पिया है ना, तो थोड़ी सी तो ताकत आ ही गई होगी। फिर आवन्य ने और जोर से खींच के मारी। तो विहान बोला, भाभी, मेरा मतलब है आवन्या, मजा नहीं आया। इसे तो ये भूल जाएगा और फिर किसी और लड़की के साथ करेगा। जरा कस के मारो कि आंखों से आंसू निकल जाए। फिर आवनी ने उसे खींच खींच कर कई सैंडल मारे। अब की बार सौरभ की आंखों से आंसू आ गए। इस बार तीनों ने एक साथ कहा, वाह, मजा आ गया, इसे कहते हैं खींच के मारना। ये सुनकर आवन्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर अभिराज ने विहान और वंश को कहा, मेरे प्यारे भाइयों, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करके भेज देना, और ऐसी खातिरदारी करना कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, यहाँ तक कि अपनी बीवी को देखने की भी हिम्मत ना करे। ये कहकर अभिराज आवन्य का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में लेकर चला गया। विहान और वंश भी बाहर निकल आए और दो आदमियों को इशारा कर दिया।
फिर वो दोनों आदमी कमरे के अंदर चले गए और सौरभ की अच्छी तरह से खातिरदारी करने लगे। अभिराज ने आवन्य को फिर से ऑफिस के रूम में ही आराम करने के लिए लिटा दिया। अभिराज वापस ऑफिस में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने एक दो फाइल देखी। थोड़ी देर में आवन्य बाहर ऑफिस में ही आ गई। अभिराज ने टाइम देखा तो लंच का टाइम हो गया था। तो अभिराज बोला, बताओ आवन्य, क्या खाओगी? लंच यहीं करोगी, यहीं ऑर्डर करें या बाहर चलना है? तो आवन्य ने झिझकते हुए कहा कि जैसा आपको ठीक लगे। तभी विहान अपनी टांग अड़ाते हुए बोला, यार पूछ क्या रहा है, चलते हैं बाहर ही। तो अभिराज ने उसे घूर कर देखा और बोला, तू भी साथ जाएगा? तो विहान अभिराज की बात पर चिढ़ते हुए बोला, अच्छा, रात को नींदें हम हराम करें और लंच तू अकेला खाएगा? सोच भी मत लियो। वंश भी मुंह बनाकर बोला, भाई मेरा अभी भी शरीर का कोना कोना दुख रहा है, जरा सा सुकून से खा पी लेंगे, हम भी आराम से लेट बैठ जाएंगे। तो अभिराज झल्ला कर बोला, हाँ यहाँ तो तुझे कभी सुकून नहीं मिला है, बाहर जाकर ही मिलेगा। तरुण भी सबकी बातें सुनते हुए आ गया और बोला, ओ भाइयों, मुझे मत भूल जाइयो, मैं भी अपनी नींदों की कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं भी जाऊंगा। अभिराज उन तीनों को घूरता हुआ बोला, कोई एक आध और रह गया हो तो उसे भी ले आते। तो वंश मासूम सा मुंह बनाकर बोला, नहीं भाई, बस हम तीनों ही हैं और कोई नहीं है। आवन्या उन चारों की बातें सुनकर हैरान हो रही थी, क्योंकि उसकी तो आज तक कोई सहेली ही नहीं थी और उसे ये पता भी नहीं था कि फ्रेंड्स आपस में इसी तरह से बातें करते हैं और एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते। वो चारों आराम से बातें कर रहे थे और कोई किसी की बात का बुरा भी नहीं मान रहा था। फिर लास्ट में तय हुआ कि सब बाहर ही जा रहे हैं। अभिराज ने विहान से कहा, चल जाने से पहले होटल साफ करा, कोई नहीं दिखना चाहिए हमारे अलावा। विहान ने कहा, ठीक है, अभी फोन करता हूँ, और कहकर अपना मोबाइल निकाल कर बाहर चला गया। 2 मिनट बाद वापस आया और अभिराज से बोला, चल मैंने मैनेजर को फोन कर दिया, जब तक हम पहुंचेंगे होटल साफ मिलेगा। ठीक है। विहान ने वंश और तरुण को इशारा किया। दोनों उठकर बाहर चले गए। विहान भी पीछे पीछे बाहर चला गया। अभिराज ने आवन्य से कहा, चलें? तो आवन्य ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। वो दोनों लिफ्ट के पास पहुंचे तो विहान, वंश और तरुण लिफ्ट के पास उनका इंतजार कर रहे थे। फिर पांचों एक साथ लिफ्ट से नीचे आए। वंश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके बराबर में तरुण बैठ गया। पीछे विहान, अभिराज और अभिराज के बराबर में आवन्या बैठ गई। पीछे 3 लोग बैठने की वजह से अभिराज और आवन्या एक दूसरे के और करीब बैठे थे। अभिराज तो बहुत खुश था, वहीं आवन्या को भी अभिराज के पास होने के एहसास से अपने अंदर एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। तरुण ने गाड़ी में बैठते ही जानबूझकर गाइड मूवी का सॉन्ग लगा दिया। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। अभिराज गाना सुनते ही मन में बोला, कमीने गाने भी तो मेरी सिचुएशन के हिसाब से ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। गाना सुनते ही विहान, वंश और तरुण तीनों ने अभिराज की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल थी और आवन्या भी सिर नीचे करके मुस्कुरा रही थी। गाने की आगे की लाइन जब आई, मेरे तेरे दिल का ते था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर ते था फूल का खिलना। ये लाइन सुनकर अभिराज खुश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे ये गाना वो आवन्य के लिए खुद गा रहा हो। उसका रोम रोम रोमांचित हो गया। इस गाने में इतना सम्मोहन था कि बस सब इसके मधुर संगीत में खो गए। इस गाने ने आवन्य के दिल के तार भी छेड़ दिए। आगे की लाइन जब आई, तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तो अभिराज आवन्य की तरफ ही देख रहा था। आवन्य ने भी अभिराज की तरफ देखा तो आवन्य की आंखों में आंसू आ गए। इतना अच्छा एहसास उसे आज तक नहीं हुआ था। उसे ऐसा लगा
जैसे ये शब्द अभिराज उसके लिए ही बोल रहा है। अभिराज ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसकी आंखों से आंसू साफ किए और सिर हिलाकर रोने से मना किया। विहान, वंश और तरुण सिचुएशन देखकर बाहर ही देख रहे थे। कोई उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अभिराज उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुआ था। फिर आगे के बोल जब आए, लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में, हाथ न ये छूटेगा। अविनाश को ऐसा लग रहा था इस गाने के एक एक बोल बस उसी के लिए लिखे गए हैं। उसके मन में आवन्य के लिए बेशुमार प्यार था, पर उसे कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। पर अब उसे ऐसा लगा इस गाने के शब्दों से उसने अपने दिल की बात आवन्य को कह दी। अभिराज कब आवन्य के दिल और दिमाग पर छा गया, ये आवन्य को पता ही नहीं चला। गाड़ी होटल पहुंच गई तो विहान, वंश और तरुण गाड़ी से उतर चुके थे। फिर अभिराज उतरा और उसने आकर आवन्य की साइड का डोर ओपन किया तो आवन्य भी बाहर आ गई। फिर वो पांचों उस 7 स्टार होटल में चले गए। अभिराज, आवन्य आगे आगे और वो तीनों पीछे पीछे थे। आवन्य तो आज मम्मी पापा के देहांत के बाद पहली बार किसी होटल में खाना खाने आई थी। उसने तो आज तक अपनी कॉलेज की कैंटीन में जाकर भी नहीं देखा था कि उसके कॉलेज की कैंटीन है कैसी। खाना तो बहुत दूर की बात है। इतने शानदार होटल को देखकर आवन्य की आंखें खुली की खुली रह गई। जब आवन्य अंदर गई तो उसने देखा कि पूरा हॉल खाली है तो वह हैरान रह गई। तो विहान बोला, हैरान मत होइए, ये होटल अभिराज बिल्डर्स का ही है। हम आ रहे थे तो ये हॉल खाली करा लिया। फिर वो पांचों एक बड़ी टेबल पर बैठ गए। फिर अभिराज ने उन तीनों से बोला, चलो नमूनो, जो जो खाना हो वो ऑर्डर कर लो। अभिराज के उन तीनों को नमूना कहने पर आवन्य को हंसी आ गई और उन तीनों का मुंह बन गया और वो तीनों अभिराज को घूर कर देखने लगे। उनका मुंह बनते देखकर अभिराज ने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब कुछ और था, तुम लोगों ने गलत समझ लिया। मैंने तो मून कहा था, यानी चांद। अब तुम 3 मून हो ना, तो मैंने तुम्हें मोनो कह दिया। मैंने कहा था चलो ना मोनो, जो जो खाना खाना हो ऑर्डर कर लो। विहान बोला, भाई मोनो को मून्स कह देता। अभिराज बोला, मैंने हिंदी में कहा था। अब वंश बोला, तो हिंदी में तो चांद कहता। अभिराज बोला, अबे हिंदी में चांदो कहता कितना बुरा लगता। मैं कहता चलो ना चांदो अपना खाना ऑर्डर करो, और अगर मैं कहता चलो ना मून्स खाना ऑर्डर कर लो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी को जोड़कर ये शब्द बनाया है मोनो। विहान, वंश और तरुण तीनों एक साथ हाथ जोड़कर बोले, भाई माफ कर दे, गलती हो गई, तू मोनो ही कह ले, पर हमारी जान बख्श दे। आवन्या उन चारों की बातें सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। उसे इन चारों की दोस्ती बहुत प्यारी लग रही थी। कितना अपनापन है इन चारों में, कितनी प्यारी दोस्ती है इन सब की। फिर उन तीनों ने अपनी अपनी पसंद का खाना मंगाया। उन तीनों ने इतना खाना ऑर्डर किया कि अभिराज और आवन्य को कुछ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन तीनों ने मिलकर खूब मजे से खाना खाया। आवन्य को तो बहुत शर्म आ रही थी, फिर भी अभिराज उसे बार बार कोई ना कोई डिश प्लेट में निकाल ही देता जिसे आवन्य को खानी पड़ती। खाना खाने के बाद सब आराम से वहीं बैठ गए और अब सबको मीठा खाना था तो सबने मीठा खाया। उसके बाद अभिराज उन तीनों की तरफ देखकर बोला, कुछ और रह गया हो तो वो भी मंगा लो, कुछ कमी ना रह जाए। विहान बोला, भाई कमी तो कुछ नहीं रही, बस हम जरा थोड़ा टहल लें इधर उधर। ये कहकर वे तीनों उठकर बाहर चले गए। अब अभिराज और आवन्य ही वहां रह गए। अभिराज ने आवन्य से कहा, आवी तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हम चारों ऐसे ही हैं, एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। आवन्य मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी आप सबकी दोस्ती। मेरी तो कोई दोस्ती नहीं है। घर के हालात को देखते हुए मैंने कभी किसी से दोस्ती ही नहीं की। ये कहते हुए आवन्य की आंखों में आंसू आ गए। अभिराज ने उसके आंसू साफ किए और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब तुम्हें किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। ये सुनकर आवन्य शर्मा गई। फिर अभिराज आवन्य को कुछ और कहने ही वाला था कि वहाँ विहान, वंश और तरुण आ गए। विहान बोला, भाई खा लिया खाना या और कुछ खाना है? ये सुनकर अभिराज ने उन तीनों को घूर कर देखा तो वो तीनों इधर उधर देखने लगे। फिर अभिराज खड़ा हो गया तो आवन्य भी खड़ी हो गई। अभिराज ने विहान से कहा, मैं आवन्य के साथ घर जा रहा हूँ। वंश और विहान
तुम्हें जो बोला है करके तुम लोग भी घर आ जाना। तरुण, तू भी ऑफिस में काम निपटा कर जल्दी ही घर आ जाना। ठीक है भाई, तीनों ने एक साथ कहा। अभिराज आवन्या को लेकर घर की तरफ निकल गया तो विहान, वंश कहीं और निकल गए, जबकि तरुण ऑफिस चला गया। अभिराज गाड़ी चला रहा था और आवन्या उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। अभिराज गाड़ी भी चला रहा था और उसका पूरा ध्यान आवन्या पर भी था। 2 दिन पहले की सहमी सी डरी हुई आवन्या में और आज की आवन्या में फर्क साफ दिख रहा था। आज उसके चेहरे पर अभिराज को सुकून नजर आ रहा था और पहले से चेहरा खिला खिला लग रहा था। आज उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो पहले नहीं थी। किसी का प्यार और सपोर्ट हो तो इंसान कितना बदल जाता है, ये बात आज आवन्य को देखकर पता चल रही थी। अभिराज आवन्य में आए इस बदलाव से बहुत खुश था। वो चुपके चुपके पूरे रास्ते बस आवन्य को देखता रहा और आवन्य भी नजरें बचाकर उसे देख रही थी। वो भी अभिराज की खूबसूरती में खो जाती थी। उसका भी दिल करता था अभिराज को बार बार देखने का। दोनों का रास्ता इस लुका छुपी से देखने में कब कट गया पता ही नहीं चला। गाड़ी घर पहुंच गई थी। गार्ड ने गाड़ी देखते ही गेट खोल दिया। अभिराज ने गाड़ी अंदर ली और पोर्च में खड़ी कर दी। अभिराज गाड़ी से उतरा तो आवनी की साइड का गेट एक सर्वेंट ने खोल दिया। दोनों अंदर आए तो दोनों दादी हॉल में ही बैठी थी। आज आवन्या बहुत खुश थी। उसकी आंखों से खुशी छलक रही थी। वो आकर अपनी दादी के गले लग गई। दादी ने पूछा, क्या हुआ मेरा बच्चा, आज बहुत खुश है? तो आवनी ने कहा, हाँ दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो सौरभ मेरे कॉलेज पहुंच गया था और मुझे धमका रहा था। फिर अभिराज जी ने उसको खींच के मारा। उसके बाद विहान भाई और वंश भाई ने भी उसको मारा। फिर उसको पकड़ लिया और दादी, मैंने भी उसको कई सैंडल मारे। आज मैंने उससे अपना बदला ले लिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। दादी भी आवन्या को खुश देखकर बहुत खुश हो गई। आज बरसों बाद आवन्या खुश हुई थी, वरना हमेशा वो उदासी रहती थी और रोती रहती थी। कादम्बरी दादी भी उसे खुश देखकर खुश हो गई। फिर तभी उन्हें कुछ ध्यान आया तो वो अभिराज की तरफ देखकर बोली, मैंने तो आवन्या को वंश के साथ भेजा था कॉलेज, तुम वहां क्या कर रहा था? अभिराज अपनी चोरी पकड़े जाने पर सिर में खुजाने लगा और आवन्या ने अपनी जीभ दांतों में भेज ली। उसने खुश होकर सारी बात तो बता दी पर उसे याद ही नहीं रहा। दादी ने तो उसे वंश के साथ भेजा था। अभिराज जल्दी से सिचुएशन को समझकर दादी के पास बैठ गया और दादी के कंधों पर हाथ रखकर प्यार से बोला, दादी, मैं तो ऑफिस ही जा रहा था, फिर मुझे याद आया कि आवन्या के ताऊजी कहीं जायदाद के चक्कर में आवन्या के कॉलेज पहुंचकर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जायदाद के लालच में वे कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने तरुण को ऑफिस भेज दिया। फिर मैं वंश और विहान को साथ लेकर आवन्या के साथ कॉलेज चला गया था और अच्छा हुआ हम साथ चले गए थे। वहां वो लड़का सौरभ पहुंच गया था और आवन्या को बहुत धमका रहा था। वो तो हम सही समय पर पहुंच गए। आवन्या बहुत डर गई थी, इसलिए हमने आवन्या के हाथों से उसकी धुलाई अच्छी तरह करवा दी। अब वे कभी आवन्या को परेशान नहीं करेगा। कादम्बरी दादी उसकी बात सुनकर बोली, ओह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। भूपेंद्र जायदाद के लालच में कुछ भी कर सकता है। अच्छा हुआ जो तू चला गया था। चल, अब ऐसी बात है तो अब से तू भी यहीं रह ले, जरा सेफ्टी रहेगी। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक खतरा तो है ही। आवन्या को तो अभिराज से शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि जब दोनों दादी उन दोनों के रिश्ते की बात कर रही थी तो आवन्या हॉस्पिटल में उन दोनों की बात सुने बिना ही सो गई थी। आवन्या ने जब दादी के मुंह से अब ये बात सुनी तो वह हैरान रह गई कि उसकी शादी अभिराज से होने वाली है। हैरानी के साथ साथ वह शर्मा भी गई और उठकर अपने कमरे में भाग गई। प्रेमा दादी आवन्या के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। आवन्या सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी। दादी उसके पास जाकर बैठ गई तो उसने अपना सिर दादी की गोद में रख लिया और लेट गई। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, मैंने तेरा रिश्ता अभिराज से तय कर दिया है। तुझे अभिराज पसंद है ना? अगर वो तुझे पसंद है तो ही मैं तेरी शादी उससे करूंगी। अगर वो तुझे पसंद नहीं है तो मुझे बता दे, फिर मैं उससे तेरी शादी कभी नहीं करूंगी। आवन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, दादी, आपने मेरे लिए अगर कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। जैसी आपकी मर्जी वैसा कीजिए। दादी आवन्या की बात सुनकर खुश हो गई। उसके माथे पर प्यार किया और बोली, ठीक है मेरी बच्ची, देखना अभिराज बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ तू हमेशा खुश रहेगी।
तेरा हाथ अभिराज के हाथ में देकर मैं सुकून से मर सकूंगी। दादी ऐसा मत कहिए, आप मुझे छोड़कर जाने की बात दोबारा मत करना। अब तो सब ठीक है ना, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे फिर से रुला देंगी। तो आवनी की बात सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बच्ची, मैं तो चाहती हूँ कि कभी तेरी आंखों में एक भी आंसू ना आए। अच्छा, मैं अब ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी, तू आराम कर, मैं चलती हूँ। ठीक है दादी। ये बात कर दादी उसके कमरे से बाहर निकल गई। फिर दोनों दादी बाहर लॉन में आ गई। अविराज मौका देखकर आवन्य के कमरे में आ गया। आवन्य सोफे पर ही लेटी हुई अभिराज के ख्यालों में ही खोई हुई थी। आज ही आज में कितना कुछ एक साथ हो गया उसके साथ। उसे तो ये एक सपने जैसा लग रहा था। अभिराज का एहसास अभी भी उसे महसूस हो रहा था। उसके ऊपर एक मदहोशी सी छाई हुई थी। उसका इस एहसास से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। अविराज के एहसास ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ला दी थी। अविराज जैसे ही कमरे के अंदर आया, आवन्या उसे देख कर बैठ गई। वो आवन्या के पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। आवन्या ने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। अविराज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो आवन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनें शोर मचाने लगी। अविराज के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। वो आवनी के मासूम से चेहरे में खो गया। वो मन ही मन में कहने लगा, इस मासूम से चेहरे ने ही तो मेरा सुख चैन लूट लिया। फिर उसने अपने आप को संभाला और आवन्या से बोला, आवन्या, जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं अगले दिन कॉलेज में तुम्हें ढूंढने भी गया था, पर तुम मुझे वहां नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान हो गया था। भगवान को हमें मिलाना ही था, तभी तो शाम को भगवान ने मुझे तुम्हारे घर भेज दिया। तुम्हें वहां देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था। आवन्या अभिराज की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। कहाँ तो उसकी घटिया सौरभ से शादी होने वाली थी और कहाँ अभिराज जैसा अच्छा हैंडसम और चाहने वाला लड़का उसका जीवन साथी बनने वाला था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अभिराज के हाथ पर उसके आंसू की बूंद गिर गई। उस आंसू ने अभिराज के दिल पर एक चोट सी पहुंचाई। उसने अपने हाथ से आवन्या का चेहरा ऊपर किया और उसके आंसू साफ करके प्यार से बोला, मुझे सब पता है आवन्या कि तुम्हारे मम्मी पापा के देहांत के बाद तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी ने और उनके दोनों बच्चों ने कितना अत्याचार किया है तुम पर। उन सभी अत्याचारों का मैं उनसे हिसाब जरूर लूंगा। अब उनमें से कभी कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, पर अब इन आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। बहुत रो लिया तुमने, अब मुस्कुराने और खुलकर हंसने की आदत डाल लो। और हाँ, जल्दी ही हम दोनों की शादी होने वाली है, तो बस अभी से शादी की तैयारी शुरू कर दो। ये सुनते ही आवन्या, जो अभी तक अभिराज की आंखों में देख रही थी, शर्मा गई और उसका चेहरा टमाटर के जैसे लाल हो गया। अभिराज मन ही मन में कहने लगा, उफ, तुम्हारी ये मासूमियत ही तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही है। और अभिराज के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई। आवन्या उठकर भागने लगी तो अभिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और खड़े होकर उसके पास आ गया। आवन्या तो पहले ही अपने दिल को काबू में नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो वो भाग रही थी और अब तो अभिराज उसके और करीब आ गया था। अभिराज ने उसके चेहरे पर आ रही एक बालों की लट को पीछे करते हुए कहा, कहाँ भाग रही हो? मुझसे बचकर अब कहीं नहीं भाग पाओगी। अब तो हर पल हर लम्हा तुम मुझे अपने पास ही पाओगी। आवन्या का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। आवन्या ने अभिराज से बचने के लिए कहा, दादी। अभिराज ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। आवन्या अभिराज को देखकर हंसने लगी और जल्दी से बाहर भाग गई। अभिराज ने जब देखा कि कोई नहीं है और आवन्या दादी का बहाना बनाकर भाग गई तो अभिराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अभिराज मन ही मन में बोला, यार, ये इश्क भी ना आदमी को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ से खड़े होकर देखो तो दुनिया कितनी हसीन लगती है। अभी अभिराज खड़ा खड़ा मुस्कुरा ही रहा था कि विहान, वंश और तरुण भी आ गए और अभिराज को घेर कर खड़े हो गए। विहान अभिराज को छेड़ते हुए बोला, भाई, अकेले खड़ा खड़ा किस खुशी में मुस्कुरा रहा है? वंश भी टांग खींचते हुए बोला, यार, कहीं भाई को हसेरिया तो नहीं हो गया?
तरुण बोला, नहीं यार, भाई को हसेरिया प्लस लवेरिया प्लस इश्केरिया विद लव हो गया है, जो कि एक गंभीर बीमारी है। इसका इलाज बस एक ही है, वो है शादी। शादी होते ही ये सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। उन तीनों की बातें सुनकर अभिराज उनको मारने को दौड़ा तो वो तीनों भी भाग गए। अभिराज भी उनके पीछे बाहर आ गया। आवन्या सबके लिए चाय बनाने लगी, साथ में उसने कुछ पकौड़े भी बना लिए। पकोड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पकोड़ों की खुशबू की वजह से विहान, वंश और तरुण तो किचन में ही पहुंच गए और बनते बनते ही पकोड़ों पर हाथ साफ करने लगे। जब अभिराज ने देखा कि बहुत देर हो गई, न पकोड़े आ रहे हैं न चाय, तो उसने सोचा कि किचन में जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो किचन के गेट पर खड़े होकर वह देखने लगा तो प्रोग्राम ये चल रहा था कि आवन्या गर्म गर्म पकोड़े निकाल रही थी और वो तीनों गरम गरम ही छीना झपटी करके खा रहे थे। इतने दूर से पकौड़े निकालने का नंबर आता, इतने वे प्लेट साफ हो जाती। मेड बेचारी सब्जियां काटने में लगी हुई थी और आवन्या पकौड़े बनाने में लगी हुई थी। अभिराज का ये देखकर दिमाग खराब हो गया। वो उन तीनों के पास आया और बोला, भुगनो, नियत खराब, लंच में होटल से इतना ठूस ठूस कर खाकर आए हो और अब यहाँ भी ठूस रहे हो। तो विहान बोला, भाई क्या है ना, हमने इतने अच्छे पकौड़े आज तक नहीं खाए तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तू भी आ जा, वरना तेरा नंबर बहुत देर में आएगा। अभिराज ने उन तीनों से प्लेट छीन ली और एक पकौड़ा खाया तो उसको भी बहुत अच्छे लगे। वो प्लेट लेकर बोला, आवन्या और मत बनाओ, वरना तुम बनाते बनाते थक जाओगी, पर ये खाते खाते नहीं थकेंगे। और ये कहकर वो प्लेट लेकर बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी बाहर आ गए और चारों लड़ झगड़ कर पकौड़े खाने लगे। कादम्बरी दादी वहीं सोफे पर बैठकर उन चारों को देखकर प्रेमा दादी से बोली, प्रेमा, मेरा यह घर सुनसान पड़ा रहता था, मेरा दिन काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। आवन्या क्या आई, मेरे तो वीरान घर में जैसे रौनक आ गई। मेरा बच्चा मुझसे दूर दूर रहता था, देखने को भी आंखें तरस जाती थी, और अब उसे जाने को कहती हूँ तो चिढ़ जाता है। आवन्या के आने से मेरे बेजान घर में जान आ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रेमा दादी बोली, मेरी बच्ची माँ हर समय डरी डरी रहती थी। घर का सारा काम करने पर भी कभी प्यार नहीं मिला मेरी बच्ची को। हर समय गालियां या मार ही पड़ती थी। मेरी बच्ची एक दिन में ही यहाँ गुलाब की तरह खिल गई। भगवान, और उसके बाद तेरा और अभिराज का बहुत एहसान है मुझ पर। ये कहकर प्रेमा दादी भी रोने लगी। ऐसा मत बोल प्रेमा, सब भगवान की लीला है, तभी तो हमें भगवान ने बुढ़ापे में फिर से मिला दिया। दोनों दादी भावुक होकर रोए जा रही थी। तभी आपस में झगड़ रहे अभिराज, विहान, वंश और तरुण की नजर दोनों दादी पर पड़ी जो रो रही थी। चारों भागकर दोनों दादी के पास आए। कादम्बरी दादी के पास अभिराज, प्रेमा दादी की तरफ विहान, तरुण और वंश उनके पैरों के पास आकर बैठ गए। अभिराज बोला, क्या बात है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, आज आप दोनों किस खुशी में रो रही हैं? अभिराज की बात सुनकर कादम्बरी दादी ने रोते रोते अभिराज के सिर पर एक मारा और बोली, बुढ़ापे में मजाक उड़ाता है। विहान बोला, दादी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, सच कह रहे हैं। जवानी में तो आप बहुत खूबसूरत रही होंगी ना, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की तरह, तो इसलिए कहा बस। दादी बोली, तो अब तो नहीं है ना। वंश बोला, दादी हमारी नजर से देखो तो आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। दादी रोते हुए बोली, तुम चार हो, पूरा दिन एक साथ रहते हो, बातें करते हो, मजे करते हो। कभी तुम लोगों ने एक बार भी सोचा कि इतने बड़े घर में एक अकेली बूढ़ी औरत कैसे रहती होगी, कैसे उसका समय व्यतीत होता होगा? तुम लोगों का मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती थी कि शायद आज आ जाए, पर रात तक मेरी उम्मीद टूट जाती थी। आज बरसों बाद मेरे घर में रौनक लौटी है तो मेरी आंखें बरसने लगी। ये कहकर दादी और भी रोने लगी। अभिराज ने अपनी दादी को बाहों में भर लिया और दादी के आंसू साफ करते हुए बोला, दादी गलती हो गई, अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। विहान भी भावुक होकर प्रेमा दादी से बोला, दादी आप भी मत रोइए, अब सब ठीक होने लग रहा है, अब तो बस खुशियों के दिन आने वाले हैं। तरुण और वंश ने भी दोनों दादी की गोद में सिर रख लिया तो दोनों दादी उन दोनों को भी प्यार करने लगी। तभी आवन्या भी किचन से बाहर आ गई और हैरान होकर देखने लगी। नजारा सचमुच बहुत भावुक कर देने वाला था। आवन्या भी टेबल पर प्लेट रखकर जल्दी से भागी हुई आई और दोनों दादी के बीच में बैठ गई और बोली, मेरी कोई फैमिली नहीं थी, पर आज मुझे मेरी फैमिली मिल गई, एक प्यारी सी फैमिली।
दोनों दादी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, इतने में मेड भी चाय बनाकर ले आई। तो आवन्या बोली, चलिए सब उठिए, चाय लीजिए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। फिर सबने चाय पी। चाय के बाद आवन्या डिनर की तैयारी में लग गई। दोनों दादी अपने कमरे में चली गई और हॉल में अभिराज, विहान, वंश और तरुण रह गए। अभिराज ने विहान से पूछा, उसके सौरभ की क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है? तो विहान ने बताया कि उसके पापा का प्रॉपर्टी का बिजनेस है और उसी के ऊपर वो उछलता है। अभिराज ने कहा, 2 दिन के अंदर उसका सारा बिजनेस डूब जाना चाहिए और उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलनी चाहिए। मदद देने वाले भी हमारे आदमी होने चाहिए। वो जितना मांगे दिला दो, वापस ना कर पाने पर उसका सब कुछ खत्म। विहान अभिराज की बात समझ गया और बोला, ठीक है। फिर अभिराज ने पूछा, उसे छोड़ दिया या नहीं? विहान ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं छोड़ा। तो अभिराज ने गुस्से में कहा, अभिराज सिंघानिया की होने वाली बीवी पर नजर डाली है उसने। उसे जीने का कोई हक नहीं, पर अभी तो उसे छोड़ दो। फिर कुछ दिन बाद क्या पता वो खुद ही रोड एक्सीडेंट में मारा जाए। विहान, वंश और तरुण ने अभिराज की तरफ मुस्कुराकर देखा। फिर वो तीनों अभिराज को ऑफिस और इधर उधर की सारी इंफॉर्मेशन देने लगे। डिनर तैयार हो गया तो आवन्या दोनों दादी को बुलाने के लिए उनके रूम में चली गई। तो कादम्बरी दादी ने आवन्या को अपने पास बिठाकर प्यार से कहा, बेटा अभी बीमारी से उठी हो, अभी इतना काम मत करो, काम करने वाले बहुत लोग हैं, तुम बस आराम करो। आवन्या बोली, दादी मैं ठीक हूँ और मुझे तो काम करने की आदत है, मैं नहीं थकी। आप आइए और पहले खाना खा लीजिए। ठीक है बेटा। ये कहकर दोनों दादी उठकर उसके साथ बाहर डाइनिंग हॉल में आ गई। मैंने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा दिया था। दादी ने अभिराज, विहान, वंश और तरुण से कहा, बच्चों चलो पहले खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करना। ठीक है दादी। ये कहकर वे चारों भी हाथ धोकर टेबल पर आकर बैठ गए। आवन्या खाना सर्व करने लगी तो दादी ने उसे अपने पास पकड़कर बैठा लिया और बोली, ये सब बच्चे नहीं है, खुद ले सकते हैं, तुम मेरे पास बैठकर खाओ। जी दादी। दादी के कहने पर आवन्या भी खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही कादम्बरी दादी ने खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, वो इस जायके को पहचान गई। दादी खुश होकर बोली, प्रेमा तूने सिखाया ना अभी को खाना बनाना? प्रेमा दादी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कादम्बरी दादी बोली, आज बरसों बाद ये स्वाद मिला है खाने को। तुझे पता है ना प्रेमा, मुझे तेरे हाथ का खाना कितना पसंद था। आज बिल्कुल तेरे हाथ के स्वाद का खाना बना है। आज मेरी आत्मा खुश हो गई। आवन्या को भी अच्छा लगा कि दादी को उसके हाथ का खाना अच्छा लगा। बाकी सबको भी आवन्या के हाथ का खाना बहुत पसंद आया। अभिराज ने भी आवन्या की तरफ सबसे नजर बचाकर उसे हाथ के इशारे से कहा कि वाकई खाना बहुत अच्छा बना है। सब खाना खाकर खाने की तारीफ करके डाइनिंग टेबल से उठ गए। दोनों दादी अपने रूम में वापस चली गई। अभिराज अपना कुछ ऑफिस का काम करने के लिए अपने स्टडी रूम में चला गया। आवन्या अपने रूम में चली गई और उसने एक पिंक कलर का नाइट सूट पहन लिया। इस प्यारे से नाइट सूट में वो बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद दादी ने वंश को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा कल मुझे, प्रेमा और आवन्या को मंदिर लेकर चलना। हमें मंदिर भी जाना है और पंडित जी से भी घर आने के लिए कहना है। पंडित जी को घर बुलाकर अभिराज और आवन्या की सगाई का मुहूर्त निकलवाना है। मैंने मन्नत मांगी थी, जब मुझे अभिराज के लिए लड़की मिल जाएगी तो मैं मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाऊंगी, तो कल हमें लेकर चलना। वंश ने कहा, ठीक है दादी। ये कहकर वंश बाहर आ गया। कुछ देर बाद अभिराज भी स्टडी रूम से बाहर आ गया। विहान, वंश और तरुण तीनों एक जगह सोफे पर बैठे थे। अभिराज भी वहीं आकर बैठ गया। वंश अभिराज से बोला, भाई एक खबर लाया हूँ। अभिराज बोला, बोल क्या खबर लाया है? वंश नीचे फर्श पर उन तीनों के पैरों के पास बैठ गया और बोला, कान इधर लाओ। तीनों ने अपने सिर एक जगह कर लिए तो वंश धीरे से बोला, दोनों दादी मुझे साथ लेकर कल को मंदिर जा रही हैं, साथ में आवन्या भी जाएगी। दादी ने मन्नत मांगी थी कि जब तेरी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो 1000 नारियल मंदिर में चढ़ाएंगी। तो कल को वे अपनी मन्नत पूरी करने जा रही हैं और कल ही पंडित जी से तेरी और आवन्या की सगाई का मुहूर्त भी निकलवाएंगी। ये सुनकर अभिराज सोच में पड़ गया और विहान से बोला, ओए विहान, दादी जिस मंदिर में जाने के लिए कह रही हैं वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। जल्दी से कोई प्लान बता जिससे हम भी उनके साथ जा सकें। जासूस सही टाइम पर सही खबर लाया है, अब हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। विहान ने कहा, यार हमारी दादी बड़ी स्मार्ट है, सब समझ जाएगी। जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। अभिराज बोला, कुछ ऐसा जुगाड़ कर कि एक गाड़ी में तुम तीनों दोनों दादी के साथ चले जाओ, मैं और आवन्या अकेली गाड़ी में चले जाएं। विहान बोला,
तू तो बड़ा होशियार है, बड़ी जल्दी अपनी प्लानिंग करके बैठ गया। और दादी तुझे आराम से जाने देंगी? अभिराज बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोला। अबे किसी और को लेकर जा रहा हूँ क्या? अपनी होने वाली बीवी को ही तो लेकर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तीनों जल्दी दिमाग लगाकर कोई बढ़िया सा आइडिया बताओ जिससे दोनों दादी को शक भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। वंश बोला, एक काम करते हैं ना, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, उसमें सब आ जाएंगे। अभिराज वंश के सिर पर हाथ मारते हुए बोला, मैं तेरे से कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जुगाड़ बना जिससे मैं और आवन अकेले गाड़ी में जाएं और तू सबको एक ही गाड़ी में भरने की बात कर रहा है। विहान कुछ सोचकर बोला, ऐसा करेंगे भाई, पहले ना हम दोनों दादी और वंश को बिठा देंगे, फिर मैं और तरुण दो दादी से कहेंगे कि दादी हमें भी मंदिर जाना है और मैं वंश के बराबर में बैठ जाऊंगा। तरुण दोनों दादी के पास पीछे बैठ जाएगा और गाड़ी फुल हो जाएगी। फिर मैं दादी से कह दूंगा कि दादी इसमें तो जंग ही नहीं बची है, आवन्य को अभिराज लेकर आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आवन्य भाभी सबसे लेट आनी चाहिए, अगर सबसे पहले आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। विहान का प्लान सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिराज बोला, ठीक है, आवन्य को तो तैयार होने में मैं लेट कर दूंगा, पर नमूनो तुम लोग टाइम से तैयार हो जाना। नमूनो कहते ही तीनों अभिराज को घूरने लगे। अभिराज गुस्से से बोला, अब एक घूर क्या रहे हो? अब की बार मैंने तुम्हें नमूनो ही कहा है। अब यहाँ आवन्या थोड़ी है जो तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। बचपन से इतनी ही इज्जत दी है मैंने तुम्हें, अब इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। और अब ये भी मत सोचना कि मैं दोपहर की तरह तुम्हें सफाई दूंगा कि मैं तो चांद कह रहा था। मैंने तो ये कहा है कि आवन्य को तो तैयार होने में मैं लेट कर दूंगा, पर ना मोनो तुम लोग टाइम से तैयार हो जाना। विहान ने भी अभिराज को घूर कर देखा और बोला, बेटा कोई बात नहीं, आवन्य के पीछे तो तू हमें नमूनो कह ले, अगर आवन्य के सामने तूने हमें नमूनो कहा तो फिर देख लेना। अभिराज बोला, अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा, अब ध्यान रखूंगा, आवन्य के सामने नहीं कहूंगा पर उसके पीछे नमूनो ही कहूंगा, क्योंकि बचपन से कह रहा हूं ना, तो आदत पड़ी हुई है, अब नहीं छूटेगी। अभिराज की बात सुनकर तीनों अभिराज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फिर चारों दोस्तों ने एक साथ घेरा बनाकर एक दूसरे को बाहों में भर लिया और पूरी प्लानिंग करने के बाद विहान, वंश और तरुण तीनों सोने के लिए चले गए। अभिराज अपने कमरे में गया, उसने चेंज किया। चेंज करने के बाद वो लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार आवन्य की याद आ रही थी। वो उठा और आवन्य के कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने देखा तो आवन्या सो रही थी। वो थोड़ी देर तक आवन्य के पास बैठकर उसे देखता रहा, फिर उसका अपने कमरे में जाने का मन नहीं किया। उसे अपने कमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो आवन्य को अपने पास ही महसूस करना चाहता था, तो वहीं सोफे पर ही लेट गया और आवन्य को देखते देखते ही उसे नींद आ गई। रात को आवन्य की आंख खुली तो उसने देखा कि अभिराज उसके कमरे में सोफे पर सो रहा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर अभिराज के पास आई और बहुत देर तक उसे नींद में देखती रही। फिर मन ही मन में सोचने लगी, बस 2 दिन पहले ही तो मिली थी मैं तुमसे और 2 दिन में ही तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। अब मुझे अपने से कभी अलग मत करना। मेरा तो दादी के अलावा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। आपने और दादी ने मुझे 2 दिन में ही इतना प्यार दे दिया कि 11 साल के मम्मी पापा के प्यार की कमी को पूरा कर दिया। फिर आवन्या अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और वह भी अभिराज को देखते देखते सो गई। सुबह को अभिराज की आंख खुली तो आवन्या सो रही थी। उसे सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसे आज का प्रोग्राम याद आ गया, तो वे विहान, वंश और तरुण के रूम में गया और बोला, ओए नमूनो उठ जाओ, दादियाँ तुमसे पहले तैयार हो जाएंगी। तुम घोड़े, गधे, खच्चर सब बेचकर सोते रहना। तुम लोग की वजह से मेरा प्रोग्राम गड़बड़ हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले विहान आंख के मीचे मीचे ही उठ बैठा और आंख मलते हुए बोला, ओए अपनी आशिकी के चक्कर में तूने हम सब की नींदें पहले ही हराम की हुई हैं और अब ये तेरे धमकी भरे प्रोग्राम भी सुबह सुबह चालू हो गए हैं। कब चैन से जीने देगा हमें? अभिराज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देख भाई, अभी तो तुम लोगों को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। मतलब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक हमें तेरा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। जी सही सुना आपने, अभिराज खुश होकर बोला। विहान ने भी अभिराज के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आज ही पंडित जी से मिलकर अगर तेरे हाथ पीले नहीं करवा दिए तो मेरा नाम भी विहान नहीं। अभिराज मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तेरी ये हसरत जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक वो 22 साल की नहीं हो जाती,
अभी उसके 22 साल पूरा होने में कुछ समय बाकी है। हाँ अच्छा हुआ तूने अच्छा याद दिलाया। दादी से आवान्य के बर्थडे के बारे में भी पूछ लेना कि उसका बर्थडे कब है, और पंडित जी से पहले ही बात कर लियो। उसके बर्थडे के 1-2 दिन बाद का ही मुहूर्त निकलना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। विहान बोला ठीक है यार, अभी तो तेरा टॉर्चर और झेलना पड़ेगा। अभिराज ने वंश से कहा, ओए दादी के जासूस चल खड़ा हो और जल्दी से नई अपडेट लेकर आ दादी के कमरे से। वंश भी अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हुआ और बोला भाई जा रहा हूँ, और ये कर चला गया। फिर अभिराज ने तरुण से कहा, ओए सब उठ गए, तुझे उठाने के लिए कैटरीना को बुलाऊं? तेरी वजह से सारा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। तरुण भी उठकर बैठ गया और बोला भाई उठ गया हूँ। तभी विहान बोला, यहाँ खड़े खड़े हमें भाषण दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आवन्या सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाए, उसे तो लेट कर जाकर। अभिराज सिर खुजाता हुआ बोला, अरे हाँ यार, तुम्हारे चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। नमूनो कल से उठाना ना पड़े, अपने आप उठ जाना, रोज उठाना पड़ता है। ये कहकर अभिराज पहले अपने कमरे में गया और टॉवल और अपने कपड़े लेकर आवन्या के रूम में आ गया। उसने देखा अभी आवन्या सो रही थी, तो उसने विहान को मैसेज किया कि दोनों दादी में से कोई भी आवन्या के रूम में नहीं आने चाहिए, संभाल लेना। विहान ने भी ओके कहकर रिप्लाई कर दिया। फिर अभिराज आवन्या के वॉशरूम में घुस गया और बोला, बेटा आज तुझे आराम से स्लो मोशन में नहाना है ताकि आवन्या नहाने में लेट हो जाए। थोड़ी देर में आवन्या की आंख खुली। उसने सोफे पर देखा तो अभिराज वहां नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और मन ही मन में बोली, मेरे उठने से पहले ही चले गए। वो सीधी उठकर वॉशरूम में गई तो उसने चीख मार दी और बाहर भाग आई। अभिराज ने आवन्या को देखा तो उसके पीछे भागकर उसका हाथ पकड़ लिया और एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसे दीवार से लगाकर खड़ा हो गया और बोला, चीख क्यों मार रही हो? मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ, एक डिसेंट बंदा हूँ। वो तो मेरे रूम के वॉशरूम में विहान है तो मैं यहाँ आ गया। चीख नहीं मारोगी तो हाथ हटाऊं? आवन्या ने हाँ में सिर हिलाया तो अभिराज ने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। आवन्या बोली, वो आपने कपड़े नहीं पहने। अभिराज ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे टॉवल बांध रखा है, तुमने देखा नहीं? और चीख मार दी। आवन्या थोड़ी झेप गई। अभिराज शरारत से बोला, अब जाओ शावर लेने, अब मत चिल्लाना। आवन्या बोली, तो आपने वॉशरूम का गेट बंद क्यों नहीं किया था? अभिराज बोला, भूल गया। अब क्या बंद करूं? अब तो तुम्हें पता ही है कि मैं अंदर हूं, तुम वैसे भी अंदर नहीं आओगी। आवन्या को शर्म आ गई। अभिराज बिना शर्ट के उसके बहुत करीब था, वैसे भी उसे घबराहट हो रही थी। अभिराज ने उसे छोड़ दिया और बोला, देखो रूम का गेट मत खोलना, कभी कोई अंदर आ जाए, मेरा मतलब दादी अंदर आ जाए। आवन्या ने हाँ में सिर हिला दिया और अभिराज वॉशरूम में चला गया और आवन्या ने गहरी सांस ली और अपनी बेवकूफी पर हंसने लगी। अभिराज आराम से शावर लेकर आया तो आवन्या सोफे पर ही बैठी हुई थी। अभिराज अभी लोवर में ही बाहर आ गया था। पानी की बूंदें अभी उसके शरीर पर नजर आ रही थी। आवन्या ने एक नजर डाली, फिर आंखें नीचे कर ली। उसकी तो अभिराज को देखकर सांस ही अटक गई थी। अभिराज अपने बाल टॉवल से साफ करने लगा। फिर आवन्या से बोला, अब तुम जा सकती हो, मैं चेंज करके चला जाऊंगा। आवन्या जल्दी से वॉशरूम में भाग गई और अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। अभिराज आवन्या के चेहरे के भाव से समझ गया था कि वो नर्वस हो रही है। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। कितनी मासूम है मेरी आबी। फिर उसने चेंज किया, व्हाइट कलर की शर्ट और स्काई ब्लू कलर की जीन्स पहनकर वो तैयार हो गया। फिर उसने विहान को मैसेज करके पूछा, बाहर का क्या हाल है? विहान ने रिप्लाई किया, यार बड़ी मुश्किल से दादी को आवन्या के कमरे में आने से रोक रखा है। दोनों दादी तैयार हैं और हम भी। अभिराज ने कहा, आवन्या के कमरे के बाहर दादी तो नहीं है ना? मैं बाहर आ रहा हूँ। नहीं है, तू जल्दी बाहर आ। अभिराज ये मैसेज पढ़कर जल्दी से बाहर आ गया और विहान से बोला, अब दादी आवन्या के कमरे में जा सकती हैं, वो अभी वॉशरूम में गई है, तुम सब अपने अपने काम पर लग जाओ। ठीक है। ये कहकर विहान ने वंश को मैसेज किया कि दादी के चलने के लिए बोल कि जल्दी चलो, देर हो रही है दादी। मैसेज पढ़ते ही वंश बोला, दादी जल्दी चलो, देर हो रही है। दादी बोली, चल हम तो कब से तैयार हैं, हमें तो तूने ही अपनी बातों में उलझा रखा है। कहकर दोनों दादी रूम से बाहर आ गई। फिर प्रेमा दादी बोली, मैं पहले आवन्या को देख लूं कि वो तैयार है कि नहीं। वो आवन्या के कमरे में गई तो आवन्या अभी वॉशरूम में ही थी। उन्होंने आवन्या को आवाज लगाई, बेटा आवन्या तैयार हो? दादी अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है बेटा। वंश बोला, दादी आप चलिए, गाड़ी में तो बैठिए, वो भी आ जाएंगी।
दादी ने कहा ठीक है, और दोनों दादी बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। दोनों दादी की गाड़ी में बैठते ही वंश ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और तभी तरुण और विहान भी आ गए। तरुण पीछे दादी के पास बैठ गया और विहान वंश के पास बैठ गया। दोनों बोले, दादी हम भी आपके साथ मंदिर चलेंगे। दादी ने उन दोनों को देखकर कहा, फिर आवन्या कहाँ बैठेगी? तभी अभिराज आ गया और बोला, अरे गाड़ी तो फुल हो गई, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग चलिए, आवन्या को मैं लेकर आ जाऊंगा। वंश जल्दी से बोला, हाँ भाई ये ठीक रहेगा, और उसने दादी के बोलने से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और अभिराज की तरफ मुस्कुराकर गाड़ी लेकर निकल गया। जाते जाते विहान और तरुण ने भी गाड़ी से सिर बाहर निकालकर अभिराज को मुस्कुराकर देखा और इशारे से कहा, अब तो खुश। अभिराज के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई और अभिराज पड़पड़ाया, यार इस इश्क के चक्कर में तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। सुबह से आवानी के साथ अकेले जाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी के इश्क में मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। आगे क्या होगा? अभिराज सौरभ और उसकी फैमिली के साथ क्या करेगा? अभिराज आवन्या को उसकी प्रॉपर्टी कैसे वापस दिलाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।